गुड मॉर्निंग क्लास। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। और लास्ट क्लास में हम लोग मर्केंटाइजिंग पढ़ रहे थे। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो जितने बच्चों ने भी ज्वाइन किया है। कैमरा ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटाइजिंग किया है। क्या क्या प्रिंसिपल है मर्केंटाइजिंग के, याद है किसी को भी? एक आध पॉइंट भी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। यस, दो मेरे ख्याल से बच गया है। एक कस्टमर सीआरएम है, वो मैं आपको बता दूंगी, और एक कस्टमर डिलाइट है, दोनों भी बता दूंगी। लेकिन जितने हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो कुछ याद है आप लोगों को कि क्या क्या पॉइंट हमने कवर किया था एज ए प्रिंसिपल ऑफ मर्चेंडाइजिंग? क्या क्या है? नहीं याद? ऑफर व्हाट कस्टमर वांट्स था ना, कस्टमर जो चाहते हैं उस तरीके से ऑफर करना। देन प्रिपेयरिंग मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग, किस तरह से आप मर्चेंडाइजिंग प्लान करेंगे, मतलब क्या कस्टमर का उस एरिया में, उस लोकेलिटी में किस तरह का इंटरेस्ट है, किस तरह के सामान का डिमांड अधिक है, उसके हिसाब से क्या करता है वो पहले आपको एक बार रिसर्च करना होता है उस एरिया का डिमांड किस तरीके का है, यंगस्टर या जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो कैसा है, किस एज ग्रुप के ज्यादा लोग हैं वहां पे, क्या जो पेइंग कैपेसिटी है वो सबकी अच्छी है, क्या इनकम ग्रुप अधिक है, या फिर डिपेंडेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंट किसी फैमिली में वो ज्यादा है, अर्निंग पर्सन कम है, तो ऑब्वियसली वहां पे लग्जरी आइटम कम बिकेगा। तो पहले कस्टमर के वांट्स को डिफाइन करना होता है एज पर द डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ये पहला प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताया था। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? प्रिपेयर मर्चेंडाइज प्लान। अब जब आपको डेमोग्राफी के बारे में पता है कि वहाँ का डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है, किस तरह के लोग वहाँ पे नॉर्मली किस तरीके के सर्विसेज और किस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा डिमांड करते हैं, उसके बेसिस पे मर्चेंडाइजर क्या करता है? मर्चेंडाइजिंग प्लान करता है, यानी अपने मर्चेंडाइज को प्लान करता है कि किस तरीका, कैसे हम कौन सा सामान डिस्प्ले में लगाएंगे, कौन सा सामान अवेलेबल कराएंगे, कैसे अपने सामान को बेचेंगे, ठीक है ना। वो प्लानिंग, यानी हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा रहेगा, किस ब्रांड का रहेगा, किस प्राइसिंग कैटेगरी का रहेगा, ये सारे माइक्रो डिटेलिंग की जाती है प्लानिंग मर्चेंडाइजिंग को प्लान करते समय। ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट, अपने स्टोर के इमेज के बारे में, किस प्रोडक्ट का ये स्पेशलिटी स्टोर है, किस तरह का डिमांड से, इनके बेसिस पर आप टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट प्राइस कैटेगरी डिसाइड करते हैं और फिर आप उसको बेचते हैं अपने उस वहाँ के कस्टमर्स के बीच में। इसके बीच में, इन सब चीजों के बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज डिसाइड करना होता है वो होता है कंपनी का फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, या कंपनी का फिनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्या ये जो मर्चेंडाइजिंग है ये क्या हमारे कंपनी पे अधिक बर्डन नहीं होना चाहिए, है ना। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो फास्टेस्ट मूविंग हो या फिर जल्दी से निकल जाए, क्योंकि स्टॉक में अगर बहुत ज्यादा सामान फंस जाता है तो इस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, राइट। ये सब मैंने बताया था, आप लोग से पूछ रही हूँ तो आप लोग नहीं बता रहे, इसलिए मुझे वापस से बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, मैंने एक बताया था आप लोग को सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई कोई डिफाइन कर सकता है क्लास में? अभी मैंने बता दिया पॉइंट आपको, बस आप डिफाइन करके बताइए क्या बता सकते हैं कि नहीं, सोर्स ऑफ सप्लाई का क्या मतलब हुआ? अदिति, अनुराग, प्रत्यूष, आकृति, सोनल, प्रिया, आदित्य,
5 टाइप के सप्लाई होते हैं, सोर्स टाइप। एक हो गया मार्केट सप्लाई, शॉर्ट टर्म सप्लाई, लॉन्ग टर्म ज्वाइंट सप्लाई एंड एक नहीं पता। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही थी सोर्स ऑफ सप्लाई का क्या मतलब, हाउ यू विल जनरेट सोर्स ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास आप किए थे क्या? आर यू देयर इन द यस लास्ट मैम, क्लास? यस मैम, आपको यस। याद नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब मैं एचआरएम में थी तो एचआर का काम देखती थी, तो फिर हमारे यहाँ जो लोग आते थे उनको यूनिफॉर्म भी देना पड़ता था, खासकर वो लोग जो थोड़ा सा लोअर वर्कर लेवल के होते थे उनको यूनिफॉर्म देना होता था। जैसे तुम लोग देखते होगे ना कि जो हर एक जगह तुम जाते होगे, मॉल में जाते हो, पीवीआरस में जाते हो, तो तुम गार्ड्स को देखते हो। गार्ड्स को कभी ध्यान से देखा है? यस वहां मैम, पे यस मैम, क्लीनिंग पे जो वहां पे होते हैं पर्सनल जो साफ सफाई के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल, उन यस सब मैम। सबका दे ड्रेस आर अलग इन अलग होता है। यूनिफॉर्म, दे आर इन यूनिफॉर्म, यस है मैम, ना? जो भी हो अलग अलग होता है। सफाई करने वाले कर्मचारी का डिफरेंट होगा, जो गार्ड्स होते हैं उनका डिफरेंट होगा, जो उसमें भी सीनियर गार्ड्स होता होगा उसका डिफरेंट होता होगा। लेकिन हैव यू ऑब्जर्व दैट दे हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, राइट? यस मैम। नॉर्मली मैं एक चीज और जानती हूँ, यूनिफॉर्म और ड्रेस, इसमें भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बोलते हैं हमको ड्रेस नहीं मिला कॉलेज से, बोलते हैं ना आप लोग। यस मैम। ड्रेस वो नहीं होता है जिसको आप समझते हैं, वो तो आपने जो भी पहन लिया वो आपका ड्रेस हो गया, ठीक है ना? आप जो भी पहनते हैं दैट इज योर ड्रेस। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब ऐसे मत चुप रहो, कुछ तो बोलो। मैम विश्वविद्यालय। क्या क्या? मैम यूनिक मतलब यूनिक कि नहीं मतलब बोल रही मैं, यूनि, सिर्फ यूनिक। यूनि। हाँ, यूनि का कुछ मतलब होता होगा ना, यूनाइटेड, यूनिफॉर्म। हम लोग जब ये सब बोलते हैं तो यूनि का कुछ मतलब होता है। ये जो यूनि है इसका मतलब होता है, अभी तक नहीं पता था, एक जैसा, यूनिफॉर्म, एक जैसा, सबके एक जैसे रंग, एक जैसे शर्ट, एक जैसे पैंट, एक जैसे टाई, एक जैसा ब्लेजर, यूनिफॉर्म है ना? समझ में आया? यस मैम। यूनि मतलब एक जैसा। हाँ, यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े के लिए यूज नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म और भी चीजों के लिए बोल सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं आप, राइट? यूनिफॉर्म जब हम बोलते हैं कि दे आर इन यूनिफॉर्म, दैट मीन्स वो सारे एक जैसे हैं, एक जैसे कपड़ों में है। इसीलिए आप देखेंगे एयरवेज में, एयरलाइंस में जो कैबिन क्रूज होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, जो डिफरेंट एयर हॉस्टेस होते हैं, उनके बीच में देखिए, आप नेवी डिफेंस में चले जाइए, पुलिस डिपार्टमेंट में देख लीजिए, जहां पे इन सब चीजों की जरूरत है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, है ना? वहां पे यूनिफॉर्म दिया जाता। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि किस बेसिस पे हमने सोर्स ऑफ सप्लाई, पहले 2-3 लोगों से बातचीत की, फिर 2 लोगों को कर दिया, ऑल्टरनेटिव रखा, और एक के साथ इतने अच्छे रिलेशन डेवलप किए कि उनको हम पहले से एडवांस में बोल के रखते थे कि आप इतने बना लीजिएगा, इस साइज के बना लीजिएगा, हम कभी भी आपको ऑर्डर देंगे तो आप फुलफिल कर सकते हैं, ताकि आपका काम समय पे हो जाए। और आपको समय पे काम करने के लिए समय पे ऑर्डर देना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी ऑर्डर्स देने में लेट हो जाए, आपका कोई डील फाइनलाइज होने में टाइम लग जाए। सपोज करो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है पीएनएम मॉल का, मैं एग्जांपल दे रही हूँ अगर आपको, तो पीएनएम मॉल में अगर मुझे 50 एम्प्लॉयज को देना है जो गार्डिंग का काम करेंगे वहां पे, या फिर वहां पे कुछ और भी काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे, तो मुझे अचानक से डील फाइनल होगा, अचानक से क्या मैं वो सप्लाई कर पाऊंगी? नहीं, इसीलिए लोग सोर्स ऑफ सप्लाई जनरेट करता है। मैंने जो पूछा है, आपने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई बोला है, वो ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया था वो ये नहीं बताया था। मैंने बताया था हाउ टू डेवलप सोर्स ऑफ सप्लाई, ये मर्चेंडाइजर देखते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई के लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है? उनको डिफरेंट वेंडर्स से, सप्लायर्स से मिलना पड़ता है, ठीक है ना? किसी भी चीज का जो सप्लायर है, किसी गुड्स का हो सकता है, किसी मर्चेंडाइज का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी यूनिफॉर्म का हो सकता है, जो भी वो सप्लाई करता है, ईंटा गिट्टी सीमेंट, किसी का भी सप्लायर हो, राइट? पहले हम इन सप्लायर से मिलते हैं, हम इनका कोटेशन लेते हैं। कोटेशन में ये अपना रेट वगैरह देते हैं कि हम किस रेट से आपको सामान अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनसे क्रेडिट पीरियड लेते हैं, कितने दिनों के लिए उधार पे सामान दीजिएगा। 10-20 रुपए की बात नहीं है, 100-200 रुपए की बात नहीं है। एक एक बार में आप 50-50 हजार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख का ऑर्डर करते हैं। तुरंत पेमेंट नहीं भी अगर आप दे पाए
हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और फिनेंशियल मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो भी वो आपको सामान दे दे 15 दिन का क्रेडिट पीरियड में, आप 15 दिन के अंदर कभी भी पे बैक कर सकते हैं। तो आप क्या क्या देखेंगे, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज देखेंगे, किस तरह का क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट वो देखेंगे टाइमलीनेस, यानी जिस टाइम पे आपको जरूरत है क्या वो उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो टाइमलीनेस देखेंगे कि हमने ऑर्डर किया और 2 दिनों के अंदर उसने फुलफिल कर दिया, तो ठीक है भाई ये टाइम पे देता है, क्वालिटी इसका ठीक है, क्रेडिट पीरियड इसने हमें दिया है, ठीक है 1 महीने का नहीं दिया, 15 दिन का दिया है, 20 दिन का दिया है, इतना भी चलेगा। इन सब चीज, और रिलायबल है, रिलायबल का मतलब बताइए। रिलायबल मैम मतलब होता है रिलायंस मतलब भरोसेमंद। भरोसेमंद। हाँ भरोसेमंद, यानी भरोसेमंद है। भरोसेमंद कैसे है, कैसे पता चलेगा? एक तो मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी है, यानी उससे जो जो लोग ले रहे हैं दे आर सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरा उसने समय पे हमेशा सप्लाई किया है सामान, यानी जो भी उसने कमिटमेंट किया है कि मैं इतनी तारीख को भेज दूंगा, वो विदाउट फेल उस तारीख तक भेज देता है सामान। दैट मीन्स वो रिलायबल है। इन सब चीजों को देखते हुए आप क्या करेंगे, सोर्स ऑफ सप्लाई को चुनेंगे। तो मर्चेंडाइजर को क्या करना है, मर्चेंडाइज खरीदना है, प्रोडक्ट लेना है उससे। ये प्रोडक्ट लेने से पहले उसको सोर्स ऑफ सप्लाई तो जनरेट करना पड़ेगा ना, जहां से भी वो लेगा वहां से। तो जब वो सोर्स ऑफ सप्लाई जनरेट करेगा तो वो ध्यान देगा कि कौन कौन सी जो मेरे ये चारों चीजें हैं, प्राइस का टर्म्स यानी क्रेडिट पीरियड, या फिर जो हमारा रेट है उस रेट को फाइनलाइज किया कि नहीं किया, क्वालिटी फुलफिल हो रहा है कि नहीं, डिलीवरी टाइम मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और जो सोर्स है जो सप्लायर है वो रिलायबल है कि नहीं। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था कंसिस्टेंसी एंड चेंज। ये कोई बता सकता है क्या है कंसिस्टेंसी एंड चेंज? इस पर हम लोगों ने थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी बाद में किया था, अगर आपको याद हो तो। एक सेकंड। इसमें मैम आपने प्रोडक्ट के बरकरार रखना, जैसे कोई एक रिटेलर होते हैं जो रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिक रहे हैं उन्हें करेक्ट, कंसिस्टेंट रखते हैं, मगर करेक्ट। नई नई प्रोडक्ट्स को अपने लाने के लिए चेंज करते रहते हैं कुछ कुछ, ताकि बिल्कुल, जो चीज सब कुछ डिमांड में है वो सारे सामान उनके दुकान में अवेलेबल होगा, उनके आउटलेट में अवेलेबल होगा, लेकिन जो चीज कंपनी नया बना रही है, न्यू इंट्रोड्यूस करना चाहती है, वो भी वो थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे अपने कस्टमर को। तो मर्चेंडाइजर चूंकि सेलेक्ट करता है कौन सा आइटम खरीदने हैं एज पर द डिस्कशन विद द स्टोर मैनेजर, कि वहां उस एरिया में किस तरीके का प्रोडक्ट का डिमांड अधिक है, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, मर्चेंडाइजर सेलेक्ट करता है कि क्या। एक मिनट रुको, बहुत आवाज आ रही है, मैं जरा बंद करके दूं दरवाजा। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी मतलब जो चीज ऑन गोइंग है उसको बरकरार रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, चलते देना है। और जो कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है मैन्युफैक्चरर ने, किसी कंपनी ने, किसी नए ब्रांड ने, उसको मार्केट में लाने की जिम्मेदारी मर्चेंडाइजर की। तो मर्चेंडाइजर अपने तरफ से कुछ यूनिट्स खरीदेगा नए आइटम्स के और उसके फीचर्स बताएगा। मुझे आश्चर्य लगा जब मैं मधुबनी में थी तो वहां पे थोड़ा सा लाइट्स का कभी कभी इश्यूज होता था, ज्यादा नहीं। 2013 के बाद सब कुछ बदला, तो हमारा शहर भी बदला, वहां पे भी बिजली रहने लगी, लेकिन कभी कभी फिर भी लाइट चली जाती थी। ठीक है ना, तो वहां पे एक बल्ब हमारे घर में आया जो लाइट नहीं रहने पर भी जलता था। तुमने देखा है क्या वो लाइट कभी, वो बल्ब कभी यस मैम। देखा है ना? जो छोटी जगह से है ना वो ज्यादा देखते हैं ऐसी चीजों को, क्योंकि उसी जगह पे इन सब चीजों की जरूरत भी है। क्योंकि अब जो बड़े जगह पटना है, दिल्ली है, या फिर ऐसे बड़े शहर में चले जाओ, वहां तो बिजली नॉर्मली रहती, कभी कभी लोड शेडिंग होता है, लेकिन हमारे तरफ जो रूरल एरिया है वहां पे ज्यादा होता था। तो मैंने देखा वहां पे वो ऐसा बल्ब एक आया, लगा हुआ था हमारे घर में, जो बिना बिजली के जलता था। ठीक है, कुछ देर तक मतलब 2-3-4 घंटा तक, उसके बाद वो धीरे धीरे डिम होने लगता था। मैंने कहा ये कैसा बल्ब है जो बिना लाइट के जल रहा है? तो मुझे स्विच ऑफ करने पे ऑफ हो जाता था, लेकिन अगर स्विच ऑन है तो बिना लाइट के भी जलता था। तो बाद में मुझे पता चला ये कोई मैजिक बल्ब है
जो बिना बिजली के भी कुछ रोशनी आपको देगा, बहुत ज्यादा रोशनी, उस रोशनी में आप पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन उस रोशनी में आप रह सकते हैं, आपको दिखाई देगा आसपास का चीज। एक होता है ना डीम लाइट टाइप का, समझ में आ रहा? तो वैसा बल्ब था। तो ये क्या हुआ, एक कुछ नया चीज है जो इंट्रोड्यूस किया, अगर आपको समझ में आया तो खरीदिए, महंगा भी था क्योंकि बिना बिजली के रोशनी मिल रहा है, आप रह सकते हैं। मैंने पहले कहा कि उस रोशनी में आपकी पढ़ाई नहीं होगी लेकिन आप देख सकते हैं चीजों को, ठीक है ना, क्लियरली आपको दिखेगा हर रूम का हर एक कोना, ठीक है, कि यहाँ टीवी है, यहाँ ऐसे ऐसे करके आप नहीं चलेंगे अंधों की तरह, राइट, आपको सब क्लियरली दिखाई देगा। तो ये क्या है, कुछ नया है, कुछ इनोवेटिव है, ये फीचर्स अगर पसंद आएंगे कस्टमर को, जरूरत होगी उनको इस चीज की तो वो खरीदेंगे। पर इंट्रोड्यूस कौन करेगा? मर्चेंडाइजर, राइट। वो मार्केट में लाएगा, वो दुकान में लाएगा, लोगों को उसके फीचर्स के बारे में पता चलेगा, तभी तो लोग खरीदेंगे ना, ठीक है। तो लोग खरीदेंगे, इसलिए न्यू प्रोडक्ट को, चेंज का मतलब होता है जो चीज चल रहा है उसको बनाए रखना, और कुछ नॉवेल प्रोडक्ट आया है, कुछ नॉविस आया है, कुछ इनोवेटिव आया है, कुछ नया आया है, तो इस नए इनोवेशन से भी मार्केट को इंट्रोड्यूस करना उनका काम है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था असॉर्टमेंट के बारे में, प्रेजेंटिंग राइट असॉर्टमेंट। तो असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? डिफरेंट, मुझे बस एक वर्ड्स में बता दो, क्योंकि तुम लोग को अगर वर्ड्स क्लियर है तो तुम लोग इसको डिफाइन कर लोगे, 2-3 लाइन में लिख लोगे। असॉर्टमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, मैं एग्जांपल्स दे के बताती हूँ हर एक शब्द का मतलब। नहीं याद आ रहा? असॉर्टमेंट मतलब डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द सेम थिंग, किसी भी एक तरह के सामान का अलग अलग कैटेगरी, असॉर्टमेंट। और मैंने आपको बताया था, अभी नहीं कभी भी जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे और आप असॉर्टेड पकौड़ाज मंगाएंगे तो सिर्फ आपको आलू का पकौड़ा नहीं मिलेगा, आलू का, गोभी का, भिंडी का, बैगन का, हर चीज का पकौड़ा वो दे देगा। क्या है? सारे पकौड़ा ही, लेकिन असॉर्टेड है, यानी एक तरह के टाइप में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वो आपको दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि तंदूरी असॉर्टमेंट होता है रेस्टोरेंट में, अगर आप तंदूरी प्लेटर मंगाते हैं तो असॉर्टेड तंदूरी देता है, सिर्फ चिकन तंदूरी नहीं देता है, या सिर्फ पनीर तंदूरी पनीर नहीं देता, वो सारे आइटम्स को, तंदूर के बने हुए आइटम्स को असॉर्टेड देता है, 2-2 पीस करके सब आपके प्लेटर में रहेंगे, यानी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेम थिंग। किस तरीके से आप असॉर्टमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे? लाइट वेट शूज, ब्रीदिंग शूज, स्पोर्ट्स शूज, फॉर्मल शूज, समझ में आया? सब है क्या? शूज है ना, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स के लिए एप्ट है, कुछ रनिंग के लिए एप्ट है, कुछ लाइट वेट शूज हैं जो आपको कंफर्टेबल देता है, कुछ शूज हैं जो आप फॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो फॉर्मल शूज का अलग लुक होता है, जो आपके नॉर्मल कैजुअल शूज है या स्पोर्ट्स शूज है वो आप फॉर्मल के सब जगह पे नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब आपको असॉर्टमेंट समझ में आ रहा है? समझ में आ यस रहा है? मैम, यस मैम। डिफरेंट ma'am. कैटेगरीज, याद रखो, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेम थिंग, ठीक है ना, बहुत तरह के कैटेगरीज बना सकते हैं। ये असॉर्टमेंट वो अवेलेबल कराना, ये भी मर्चेंडाइजर का काम है, और अपनी कैटेगरी से अपने डिफरेंट कैटेगरीज को ऑफर करके कन्विंस करना कस्टमर को कि वी फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ यू, वट एवर यू वांट, राइट। तो राइट असॉर्टमेंट, रेंज, प्रोडक्ट्स, ये सब अवेलेबल कराना अपने मार्केट में। उसके बाद आते हैं सीआरएम, जो हमने डिस्कस नहीं किया था। सीआरएम का क्या मतलब होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मैं लगता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जरूरत है। गुड मॉर्निंग मैम। Yes, Hey, ma'am. भास्कर, 10:23 में गुड मॉर्निंग मत बोलो, वी आर इन द मिडल ऑफ द क्लास, ठीक है ना? ओके, वेलकम, आप आइए। मैंने क्या बोला? CRM. सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जरूरत है? क्या जरूरत है? पहले को क्या अप्रोच था? इनिशियली देयर इज नो वर्ड लाइक मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं यूज किया जाता था, सेल 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 ही यूज किया जाता था। सेल इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर आपका मार्केटिंग सब्जेक्ट होगा तो जो कोई भी पढ़ाए होंगे आपको बताए होंगे कि सेल और मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, बताया है सर ने? यस मैम। हाँ, एक मैम ने डिफरेंस बता बताया। दो। मैम ने बताया, ठीक है, जो भी सर या मैम है मुझे नहीं मालूम, बताए क्या डिफरेंस है, बस एक डिफरेंस सेल्स बताओ। हाँ, सेल्स में शॉर्ट टर्म में सेल्स होता है मैम, ठीक और है, वेरी मार्केटिंग गुड। में लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होता है, सेल्स जो अपने होता है प्रोडक्ट वो को सेल गुड्स, करने हाँ। और की। सेल्स में मैम मतलब इमीडिएट सेल करते ही रहना है, मतलब किसी भी तरह से बेच देना किसी को।
करेक्ट। और मार्केट मतलब में एक तो क्वालिटी पे तुमने ध्यान सही देना था। बोला कि सेल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेल्स जो होता है वो प्रॉफिट मैम सेंटर्ड होता है। मार्केटिंग सिस्टमैटिक तरीके से प्लान होता है और सेल मैम टू पार्टीज के थ्रू। मार्केटिंग तो मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी किया जाए, मतलब बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन इसीलिए मैं जाने। बता रही हूँ कि दो दो जो मेजर डिफरेंसेस है, बाकी सारे डिफरेंसेस सही है, लेकिन आपने जो बोला कि ये लॉन्ग टर्म है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म मैम बिजनेस है। मार्केटिंग के लिए पूरा स्ट्रैटेजी भी चाहिए होगा, स्ट्रैटेजी प्लानिंग स्केल सेल जो दो लोगों के बीच में हो जाता है। ठीक है, सेल्स जो है ना वो कंपनी सेंटर्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड होता है, ठीक है ना, या गुड्स या प्रोडक्ट सेंटर्ड होता है। और मार्केटिंग जो है वो कस्टमर सेंटर्ड होता है। अभी समझ में आया इस दोनों लाइन का मतलब? सेल में आपको किसी तरह ये सामान बेच देना है, कंपनी के सामान को बिकवा देना आपकी जिम्मेदारी है। मार्केटिंग में आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कस्टमर अगर आपके बन गए ना तो आपके सामान अपने आप बिकने लगेगा। तो इसीलिए मार्केटिंग मॉडर्न अप्रोच है। सेल में भी प्रॉफिट है, मार्केटिंग में भी प्रॉफिट है, लेकिन मार्केटिंग में प्रॉफिट से ज्यादा ध्यान कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे है, कि अगर 2 पैसे कम प्रॉफिट भी हमको मिल रहा है लेकिन ये कस्टमर रिपीटेड हमारे पास ही से लेके जा रहा है सामान, तो क्या हो गया, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का काम करना हुआ। राइट। मार्केटिंग यस अगेन मैम। फिर टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो आप दो चीज याद रखिए, जैसे आपने कहा कि सेल्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है, यानी हमको बहुत लंबे समय तक बिजनेस करना है इन कस्टमर के साथ, तो कैसे इनको कनेक्ट करके रखना है अपनी कंपनी में। और दूसरा, मार्केटिंग में कस्टमर होता है सेंटर में, कस्टमर इज द किंग बोला जाता है, कि कस्टमर ही राजा है, हम लोग तो कुछ नहीं है। जैसे भी प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं ना कि हम क्या है, रक्षक है, हम क्या है, प्रधान क्या बोलते हैं वो अपने आप को, चौकीदार या क्या उन्होंने बोला था प्रधान सेवक मैम। प्रधान सेवक है। राइट। चौकीदार भी एक बार बहुत फेमस हुआ था, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, ठीक है यस ना। मैम, चौकीदार चोर है। अरे यार तुम तो उल्टा बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैंने उन्होंने बोला था कि मैम हम, ये फेमस हुआ था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वट मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जैसे अपने आप को सेवक बताते हैं या देश के चौकीदार बताते हैं, एक्चुअली उन्होंने यही टर्म यूज किया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं देश का चौकीदार हूँ, यानी रक्षक हूँ। चौकीदार का क्या काम होता है, रक्षा करना होता है। तो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था कि मैं कोई बहुत बड़ी हायरार्की पे ऑफिसर नहीं हूँ, मैं रक्षा करने का काम कर रहा हूँ, मैं सेवा करने का काम कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज भी अब ऐसे ही अपने आप को देखती है कि हम यहाँ पे कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, हम तभी तक हैं जब तक हमारे कस्टमर है। तो कस्टमर सेंटर्ड जो अप्रोच है वो मार्केटिंग होता है। और सेल्स में ऑल फोकस गोज टू प्रॉफिट एंड गुड्स, ठीक है ना, गुड्स को कैसे बेच दिया, प्रॉफिट कैसे कमा लिया। तो सीआरएम क्या है, सीआरएम रिटेल मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सीआरएम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। अब ये सीआरएम कैसे हो सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशंस कैसे हो सकते हैं मैनेज, या तो स्टोर में, ठीक है ना, तुम देखते होगे जब स्टोर में लोग एंटर करते हैं, सामान खरीदते हैं, चले जाते हैं, कुछ डिफेक्ट हुआ वो वापस आते हैं, एज पर द लॉ 15 दिन में भी आप एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दूसरा सामान ले सकते हैं, पैसा नहीं वापस होगा, ये सब नियम है। ठीक है, वो नियम होने के बावजूद अगर कोई आता है और बोलता है ये डिफेक्टिव पीस आ गया, आप देखोगे कि एक जगह पे एक कस्टमर रिलेशनशिप एक वो बना होता है, क्या कहते हैं आप उसको, वहां पे एक बोर्ड जैसा लगा रहेगा और कुछ लोग वहां पे, तो वो वहां जाता है, अगर उसको डिस्प्यूट होता है, किसी ने मना किया कि नहीं नहीं हम वापस नहीं ले सकते, आज 16 डेज हो गया, ये हो गया वो हो गया, जो भी हो गया, या इस पे टैग नहीं है, तो वो वहां पे रेफर कर देता है आपको, चले जाइए सीआरएम में बात कर लीजिए। वहां के जो लोग होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका, ठीक है ना, सामान अगर सच में डिफेक्टेड आपको मिल गया था और आप टाइम से लेकर के आ गए, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो आपका देन एंड देयर आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन करता है, आपको दूसरा सामान एक्सचेंज करवा के देता है वहां के सेल्स से, ठीक है, और उसको वापस ले लेता है। कभी कभी क्या होता है कि सामान में आप घर ले गए, इंस्टॉल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 2 महीने में कुछ खराबी हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट परचेज है ये, ठीक है ना। एक तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको हेल्प किया सामान चुनने में, सामान के फीचर्स समझाने में, और सामान को कैसे यूज करेंगे ये बताने में, ठीक है। बाद में वो क्या करते, जैसे कि मैंने माइक्रोवेव लिया था तो उनके आदमी आए दूसरे दिन, मुझे एक आध चीज पका के दिखा दिया कि कैसे आप इस माइक्रोवेव को यूज कर सकते हो, तो समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना कौन करता
है? कोई करता है इतना कि जाए आपको सिखाए कुछ ये बताए और तब? तो ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, हाउ कस्टमर विल लर्न टू यूज माय प्रोडक्ट, जब वो जानेगा तभी वो यूज करेगा, राइट? तो मैम इसलिए सर्विस दे रहता है ना मैम। सर्विसेज इज द पार्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं यही बताना चाहती कि जब तुम्हारा कोई रेफ्रिजरेटर ठंडा होना बंद हो जाता है तो व्हाट यू डू, जो कस्टमर केयर, मान लो सैमसंग का या एलजी है, मैम उससे कस्टमर केयर पे आप ओवन में फोन मैम, करते हो। ओवन में ऐसा सर्विस थोड़ी ना देगा मैम कि आके बना के जाएगा मैम। सिखाता है आपको, बना के जाने का मतलब कि वो आपको सिखाता है कि आप कैसे इसमें रोस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको ऑपरेट करना, मतलब एक दिन आएगा आपको आधे घंटे का ट्रेनिंग देगा, दैट्स इट। वो आपको थोड़ी ना कुकरी क्लासेस दे रहा है, वो आपको आधे घंटे की ट्रेनिंग दे रहा है, हाउ टू यूज माई क्या मशीन, हाउ बनाया टू था मैम? क्लीन माई मशीन। चलो उस पे बाद में आएंगे, आप समझ लीजिए कैसे हम यूज कर सकते हैं। उस पर बहुत कुछ लिखा है, 24 आवर्स, फिर कॉन्टिनेंटल डिश, फिर तंदूरी आइटम, तो वो बताता है कैसे आप सेलेक्ट करिएगा ये करने के लिए, ये बनाना हो तो ये बनाने के लिए क्या सेलेक्ट करिएगा, वो बटन्स के बारे में आपको बताता है, वो ऑपरेशंस के बारे में आपको बताता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। फ्रिज लिया, फ्रिज मान लो कूलिंग नहीं हो रही है, तो व्हाट विल यू डू? आप करेंगे क्या, वहां पे नंबर दिया रहता है, मान लो एलजी का फ्रिज है तो आप एलजी के कस्टमर केयर में फोन करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो बोलते हैं आपको कि 24 घंटे के अंदर, और रियली 24 घंटे के अंदर आ जाता है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कैसे 24 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना, आ जाता है। वहां का जो भी इंजीनियर या मैकेनिक होता है वो आपके सामान ठीक कर देगा। वो बोलेगा कि आपका अगर वारंटी पीरियड में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेगा, वारंटी पीरियड में नहीं है तो जो भी सामान वो रिप्लेस करेगा और जो उसका सर्विस चार्ज है वो आपसे लेगा। लेकिन आपने सामान लिया आज, और अगर आप 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, इनफैक्ट 5 साल बाद भी उनको कॉल कर रहे हो जब आपका वारंटी ओवर हो गया, तो भी वो आपको सर्विसेज घर पे देके जाते हैं। इजंट इट अ रिलेशनशिप? है ना, तभी तो आप एलजी को फोन करो, ऐसा भी अदरवाइज तो कर सकते हैं मैम कि ये पैसा लेने का एक तरीका भी है मैम। नहीं, पैसा सर्विस के लेने का साथ ये तरीका नहीं, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं से तो अपना सामान ठीक कराओगे ना। बिजनेस तो ये भी ना हो सकता है मैम। बिजनेस है, लेकिन ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, मैं ये बोलती हूँ। वो तुम्हारा सामान जब ठीक करके जाता है तो फिर से तुमको 2 महीने का गारंटी देता है, 6 महीने का गारंटी देता है कि जो मैंने सामान रिप्लेस किया है वो अगर 6 महीने के अंदर खराब होगा तो मैं फिर से फ्री में ठीक करके जाऊंगा। समझ में आया? रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बना रहे आपके साथ। आप किसी दुकान से कुछ खरीद करके लाइए, वो दुकान बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका रिलेशनशिप उस कंपनी के सीआरएम के साथ चलता रहेगा। चलता है कि नहीं चलता है? सीआरएम इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। कैसे आपको वो हेल्प कर सकता है फिजिकली ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस समय आप सामान खरीद रहे हैं, और सामान खरीदने के बाद इसको बोलते हैं पोस्ट परचेज सर्विसेज। कभी आपने पोस्ट परचेज सर्विसेज लिया है कहीं से? परचेज करने के बाद जो सर्विसेज आपको मिलते हैं, राइट, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ये पोस्ट परचेज सर्विसेज का एग्जांपल दे रही हूँ। परचेज करने के बाद वो आता है और मुझे माइक्रोवेव को कैसे ऑपरेट करना है बता के जाता है। फ्रिज वाला फ्रिज खराब हो जाता है तो आके ठीक कर देता है। कभी कभी मुझे लगता है बगल वाले से ठीक करवा लेते हैं ना, ये जल्दी कर देगा, लेकिन बगल वाला ठीक करके जाता है, फिर 15 दिन में खराब होता है, फिर वो आता है, फिर वो ठीक करता, पता नहीं कब तक चलेगा। वो ठीक करके जाता तो कम से कम 3 महीने की गारंटी देता है। ठीक है, कंपनी का अपना सामान है और उसका रेप्यूटेशन है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए होता है वो वहां से आपको प्रोवाइड कराता है। ये सीआरएम हो गया, ठीक है ना। ये होता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। कस्टमर को आप कितना ज्यादा हेल्प दे सकते हो, कितना ज्यादा बता सकते हो किसी चीज के बारे में, तो ऑन एट द टाइम ऑफ सर्विसेज, और जब खत्म हो गया उसके बाद इससे क्या होता है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है। तो जो भी सीआरएम के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पोलाइट होते हैं, वो कोटियस लैंग्वेज उनका होता है, और वो एकदम आपको जो ओवरऑल शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो बेहतर बनाने के लिए हेल्प करते हैं आपको, ताकि आप दोबारा लेने जाएं। राइट, समझ में आया? तो ये सीआरएम दोनों संग होता है। परचेज के टाइम में फिजिकली अगर आप अवेलेबल हैं तो दुकान में आपको ये मिल जाएगा, स्टोर्स में मिल जाएगा, और बाद में इतना सारा कॉल सेंटर और सर्विस सेंटर इन लोगों ने बना रखा है ताकि आपको वहां से भी हेल्प मिले। ठीक है ना, जब कभी कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी है या कभी कुछ जानना है तो यू कैन कॉल ऑन सर्विस सेंटर एंड आस्क रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स। होता है। ये सीआरएम हो गया। अब नेक्स्ट टर्म है इसी में, मैं 1 मिनट शेयर कर देती हूँ अभी। क्या हुआ? म्यूट कर लीजिए खुद को, शुभम। ठीक है,
अब मैं आपको बता रही हूँ कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट जानते हो क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि मार्केटिंग सिंस आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये सब कॉमन टर्म्स है, इसीलिए मैं पूछ रही मैम हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, क्या मेरा चीज? कॉल आ गया था मैम, कुछ पूछ रही थी मैम। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि कस्टमर डिलाइट जानते हैं आप लोग? क्या होता है कस्टमर डिलाइट? नहीं मैम, ये पढ़े ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कस्टमर तो तुम जानते हो, जो कोई सामान खरीदता है, किसी सर्विसेज को या किसी गुड्स को किसी दूसरे पार्टी से खरीदता है, वो उसका कस्टमर हो जाता है। मैंने अभी बताया कि सीआरएम कैसे होता है, एक कस्टमर को कैसे रिपीट कस्टमर में बदलना है। रिपीट कस्टमर मतलब वो खुश होके गया है तो वो दोबारा आएगा। वो खुश कब हो सकता है? या तो आप उसको डिस्काउंटेड रेट में सामान अवेलेबल करा रहे हैं, या फिर जो आपके क्वालिटी है आपके गुड्स का वो बहुत अच्छा, उसको कभी कोई कंप्लेन नहीं आया आपके गुड्स में, तो वो मैम ये आपसे तो कस्टमर रिलेशनशिप का सब भी कर सकते कस्टमर रिलेशनशिप ही मैं बता रही हूँ अभी। तो ये सब कस्टमर रिलेशनशिप में आ गया। अब कस्टमर डिलाइट क्या, मैं बताती हूँ। जब आपको मालूम है कि इस दुकान में बढ़िया प्रोडक्ट रखता है, एकदम अच्छा प्रोडक्ट रखता है, ठीक है ना, इसका क्वालिटी का जवाब नहीं, पूरे पटना में इससे बेहतर ये सामान आपको कोई नहीं ले सकता, कोई भी XYZ सामान है, ठीक है। आप गए, आप लेकर के आए और आप एक लैपटॉप खरीदे, ठीक है ना, किसी भी क्रोम स्टोर से, ठीक है, या किसी भी दुकान से, किसी भी आउटलेट से, ठीक है ना। आपने सैमसंग का लिया, आपने HP का लिया, आपने डेल का लिया, आपने किसी का भी लैपटॉप लिया, और वो लैपटॉप आपका 10 साल चला, 10 साल चला, 12 साल चला, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद योर इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। होता है ना कि अरे 3-4 साल से ज्यादा चलता नहीं, हमारा 10 साल से चल रहा है ये लैपटॉप। यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। यहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं, और आपसे कोई पूछेगा कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप लूं, अभी मुझे लेना है, तो तुम बोलोगे ना फटाक से, अरे मैं ले रही हूँ पिछले 10 साल से चल रहा है, तुम भी ले ना, मजबूत होता है ये लैपटॉप, बोलोगे ना? यस मैम, ये कहीं खराब हो कस्टमर्स, गया मैम उसका लिया तब तो। कुछ भी कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन तुम रेफर करोगे ना, क्योंकि सिंस योर एक्सपीरियंस इज गुड विद योर दैट प्रोडक्ट। अब समझ में आया? आपका एक्सपीरियंस क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? अच्छा है मैम। अच्छा है, तो जो तुम्हारा अच्छा है तुम दूसरे को वही रेफर करोगे ना, कि देखो मेरा 10 साल से चल रहा है, तुम ये लो, शायद तुम्हारा भी अच्छा चले, क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं तो यूज कर रहा हूँ। लोग तो ऐसे ही बताते ना कि मैं यूज कर रहा हूँ, ये पिछले 10 साल से सही है, तो आप ले सकते हैं ये वाला। बाकी क्या होगा वो तो तुम अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो ना। ऐसे भी लोग कहते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, तो आप बिल्कुल अश्योर तो किसी को नहीं कर सकते, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। बट सिंस योर ओन एक्सपीरियंस इज गुड, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। मान लो तुम्हारे घर में एक आया HP का लैपटॉप, अच्छा निकला, ठीक है ना, अच्छा चला, 5-7 साल तुमने यूज किया, यू आर सेटिस्फाइड। तुम फिर HP का कुछ दूसरा चीज खरीदते हो, वो भी अच्छा चलता है, यू आर मोर देन सेटिस्फाइड। तो धीरे धीरे क्या करोगे, उस प्रोडक्ट के साथ तुम जुड़ते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के जो, उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस, ड्यूरेशन, क्वालिटी अच्छा साबित हो रहा है आपके घर में, वो अच्छा फंक्शनल है, राइट। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसको बोलते हैं, कि आपने जिस पर्पज से उस सामान को खरीदा था वो पर्पज पूरा हो गया, यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। समझ में आया? आप संतुष्ट हैं उस प्रोडक्ट से। क्लियर हुआ? ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहलाता है, लेकिन कस्टमर डिलाइट कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है। कस्टमर डिलाइट इज फार अबव देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं बताती हूँ, आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और ये प्रोडक्ट काफी लंबा ड्यूरेबल है, आप तुम सेटिस्फाइड उस प्रोडक्ट से, तुम गए लेने के लिए प्रोडक्ट। वो बोल रहा है सिंस आप हमारे इस प्रोडक्ट को बार बार आपने खरीदा है, वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चल जाता है, चाहे छोड़ो ये नहीं भी पता चलता है तो तुम गए वो सामान खरीदने के लिए, तुम्हें नहीं पता था, लेकिन जब सामान खरीदने गए तो तुमको पता चला कि आज के दिन इस प्रोडक्ट का कुछ कोई 10वां सालगिरह पूरा हुआ है या कुछ ऐसा पूरा हुआ है, वो आपको आज 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि तुम उसके रिपीट कस्टमर हो, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये तो जो सोचा नहीं था वो खुशी मिल रही है ना आपको। समझ में आया? जब आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ आपको ऑफर किया जाता है तो वो कस्टमर डिलाइट हो जाता है। समझ में आया? यू आर मोर देन हैप्पी नाउ। सिर्फ आप सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि आप सेटिस्फाइड से भी ज्यादा खुश हैं। ये कस्टमर डिलाइट कहलाता है। तुम मोंजनीत से या तुम किसी केक बेक शॉप से केक ऑर्डर करो, ठीक है ना, यू नो कि केक आने वाला है, लेकिन वो एक बड़े केक के साथ आपको एक छोटा केक भी भेज देता है, दैट इज कस्टमर डिलाइट। आपने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था ना ये,
उनके केक का क्वालिटी अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, रेट वो ठीक लगाएंगे, ये सब तो आपको मालूम था। सो यू आर सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ केक। लेकिन आपको नहीं मालूम था कि एक बड़े केक के साथ आपको एक आधे पाउंड का केक फ्री में भी मिलने वाला है, या एक 1 पाउंड का केक फ्री में भी मिलने वाला है। नहीं मालूम था ना? नो मैम, तो ये मतलब एक्स्ट्रा सर्विस जो मिलेगा मैम वो जो कस्टमर डिलाइट आपके एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाए, समझ में आया? जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर के उम्मीद से ज्यादा कुछ आपको मिलता है, तो दैट बिकम द रीजन ऑफ कस्टमर डिलाइट। वो चाहे सर्विस के रूप में मिले, चाहे डिस्काउंट के रूप में मिले, चाहे ऑफर्स के रूप में मिले, कुछ नया प्रोडक्ट ऐसा जो आपने सोचा ही नहीं था ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, उस रूप में मिले, दैट ऑल लीड्स टू कस्टमर डिलाइट। समझ में आया? यस मैम, तो ये कस्टमर, अब तुम देखना बहुत बार तुम डिलाइटेड हुए होंगे। चले जाओ यस बारबेक्यू, मैम। और बारबेक्यू देखा नेशन केक में, लीजिएगा तो हाँ गिफ्ट फ्री, मतलब बारबेक्यू कैंडल नेशन फ्री में देगा। फ्री देगा, वो तो छोटा मोटा डिलाइट हुआ। लेकिन आप बारबेक्यू नेशन में चले जाइए, वहां पे वो आपका अगर कुछ चाकू भी बर्थडे मैम। होता है या कुछ होता है, तो वो आपको क्या देता है, फ्री में दे देता है, केक कटवा देता है। लोग वहाँ गाना बजा देते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके पास खड़ा होकर के आपके लिए बर्थडे सॉन्ग गा देते हैं। तो दैट इज कस्टमर डिलाइट ना। अगर पहली बार जाओगे तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा कि कैसे हो रहा है, आज तक ऐसा हुआ नहीं, राइट? तो जो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाए वो आपके लिए कस्टमर डिलाइट का रीजन बन जाता है। और ये भी मर्चेंडाइजर का क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा मर्चेंडाइजिंग के एस्पेक्ट में देख लेते हैं कि हाउ इट एक्ट्स एज कस्टमर डिलाइट। ये कस्टमर डिलाइट कैसे हो जाता है मर्चेंडाइजिंग के रूप में, कि किस प्रोडक्ट पे आपने क्या ऑफर दिया है। ऑफर मतलब प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फ्री हो सकता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट बाय 1 गेट 1 होता है ना, ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री, राइट? ये भी एक ऑफर है। डिस्काउंट्स 20%, 30%, 40%, 50% डिस्काउंट्स मिल गया, ठीक है, किसी खास मौके पर। अगर आप रिपीट कस्टमर है, आपको मैसेजेस वगैरह आ रहे होंगे, तो आपको बोलेंगे कि पहला 3 दिन का जो सेल है वो सिर्फ हमारे रिपीट कस्टमर्स के लिए, यानी हमारे लॉयल कस्टमर्स के लिए है। क्यों होता है ऐसा? कभी ऐसा मैसेज आया कि ये सिर्फ आपके लिए है, ये 3 दिन का सेल आपके लिए, मतलब वो सारे लॉयल कस्टमर जो हमारे यहाँ बार बार आते हैं शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि जब सेल है तो ज्यादा लोग जाएंगे और उसमें खरीदारी करेंगे, तो क्या होगा, पसंद का जो आपका सामान, कलर है, डिजाइन है, वो जल्दी जल्दी सेल में निकलता है ना? जल्दी बोलो। सेल में जल्दी जल्दी सामान निकलता है, तभी तो वो सेल लगाते हैं दुकानदार, ताकि हमारा सामान जल्दी जल्दी स्टॉक क्लियरेंस हो, ठीक है ना? उसमें वो पहला 2 दिन या 3 दिन स्पेशल रखते हैं अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए, यानी अपने रिपीट कस्टमर्स के लिए। लॉयल कस्टमर जो बार बार खरीदारी करे किसी एक ही ब्रांड से, किसी एक ही आउटलेट से, उसको लॉयल कस्टमर हम बोल सकते हैं। तो वो 3 दिन या 2 दिन बुक रखता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी वैरायटी हैं, जितने भी डिजाइन है, जितने भी कलर्स हो, पहले आप चुन लीजिए, क्योंकि आपसे हम को ज्यादा बिजनेस मिलता है, क्योंकि आप हमारे रिपीट कस्टमर हैं। तो हमने 2 दिन आपके लिए बस रखा है। इस 2 दिन के बाद हम सबके लिए करने वाले हैं, सबके लिए फ्री करने वाले हैं। उसमें भी आप आ जाएंगे, लेकिन पहले 2 दिन आप अपने पसंद का चीज छांट लीजिए, ले जाइए। क्यों? क्योंकि बाद में ये शॉर्टेज ना हो जाए। ये भी एक डिलाइट हुआ, ये भी अपने लॉयल कस्टमर को ट्रीट करने का, उनको स्पेशल फील कराने का एक तरीका हुआ। ये सब मर्चेंडाइजर यूज करता है अपने प्रोडक्ट को निकालने के लिए, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, और अपने कस्टमर को रिपीट कस्टमर बनाने के लिए। और जो ऑलरेडी रिपीटेड कस्टमर है उनको डिलाइट एक्सपीरियंस देने में, उनको अत्यधिक खुशी देने के लिए। समझ में आया? यस मैम। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस या टास्क ऑफ मर्चेंडाइजिंग पढ़ेंगे। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। तुमको जो पढ़ा रहे हैं ना हम, थोड़ा समझो, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ेंगे मार्केटिंग में, मुझे मालूम है। और शायद पता नहीं डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है, डोंट नो, लेकिन मार्केटिंग पढ़ना है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, वो मार्केटिंग के ही हैं। तो दीज आर ऑल बिलोंग फ्रॉम द मार्केटिंग फैमिली। आप जो भी एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे, मार्केटिंग पढ़ेंगे, रिटेल मैनेजमेंट पढ़ रहे, सब मार्केटिंग के भाई बहन है, सगे, ठीक है? तो आप वहां के टर्म्स यहाँ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से कुछ सीखेंगे तो वहां पे भी आप आंसर देंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट, लॉयल कस्टमर क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा वहां पे भी और यहाँ पे भी, राइट? तो अगर मैं बता रही हूँ तो आप थोड़ा ध्यान सुनिए। और जो भी टर्म्स है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक टर्म्स को खुद से डिफाइन करो। अगर मैं बता रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, तो यू शुड अंडरस्टैंड सोर्स ऑफ सप्लाई, किस किस
सोर्स से हम सप्लाई करवा सकते हैं, सामान को ले सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं, सामान को प्रोक्योर कर सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं, राइट। तो सोर्स ऑफ सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, खुद सोचना कि तुम कुछ सामान खरीदते हो तो कैसे ये डिसीजन लेते हो कि इसी दुकान से लेना है, इसी होलसेलर से लेना है या इसी रिटेलर से लेना है। देखना कभी कुछ ज्यादा वॉल्यूम में या ज्यादा पैसे से खरीदना हो तो तुम कैसे ये डिसीजन लेते हो। सबके लिए भी डिसीजन लेने का वही सब बेसिस होता है, ठीक जहाँ है। सस्ता मिलेगा वहीं ले लेते बिल्कुल हैं हम लोग सस्ता मैम। ही लेंगे या फिर क्वालिटी भी देखेंगे। सस्ते में हम आपको कुछ भी दे देंगे, सड़ा सा अंडा ले लेंगे, नो मैम, खाने नहीं के तो चीज में फिर सड़ा सा अंडा सस्ता, नहीं लेंगे। नहीं नहीं सस्ता खाने में नहीं लोगे, पहनने में ले लोगे, कलर डिस्कलर हो जाएगा एक दिन में, तब सस्ता Yes, भी ma'am, लेंगे, ले लेगा। क्वालिटी भी लेंगे। यही तो मैं बोल रही हूँ, क्वालिटी और सस्ता दोनों मिलेगा तब लेंगे, सिर्फ सस्ता नहीं लेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है नहीं लेंगे। तो क्या क्या चीजें देखेंगे, चीप एंड बेस्ट, राइट। रिलायबिलिटी देखेंगे, अगर हम ज्यादा बल्क दे रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि हमको किस तरह का क्रेडिट पीरियड या किस तरह का पेमेंट टर्म्स मिल रहा है, क्या क्या हमको डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आई, ये सब चीज देखने के बाद हम डिसीजन लेते हैं। वैसे ही जो रिटेलर होता है वो भी अपना डिसीजन इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड रखता है, ठीक है। चलिए अटेंडेंस अभी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 present, ma'am. 7 8 Yes, 9 ma'am. ओके 9 10 ठीक है 10 Yes, ma'am. Roll number 10. 11 12 Present, Third. ma'am. 13 14 Yes, ma'am. 15 16 17 Present, ma'am. 18 17. 18 done 19 20 21 Present, ma'am. 22 मैम इसके बाद 23 30 है मैम। सिर्फ सीधा 30। यस मैम। अच्छा ठीक है, और 31 32 चलो फिर तो हो ही गया। एक मिनट एक बार देख लेती हूँ। मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है 12 पार्टिसिपेंट्स, अगर मुझे छोड़ दो तो कुछ बच्चों का अटेंडेंस रह गया क्या? तो रोल नंबर 1 देख मैम वो लीजिए। रोल नंबर 1 पे मैम। 1 और मैम Three. 3 1 और 3, अच्छा तो 1 और 3 का ही छूट गया है फिर। 1 और 3 अभी भी एक कोई बच्चा छूटा हुआ है। 12, मैम। 12 बना हुआ है, Ma'am, roll number 8. ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। 8 भी है, 7 नहीं है। मैं जिसका जिसका नहीं है बता देती हूँ, एक मिनट। 2 एब्सेंट है, 4 and 5 एब्सेंट है, 7 एब्सेंट है, 11 एब्सेंट है, 13। मैम 11 है। 11 है। चलो डन, ठीक है, वी आर डन, अब हो गया, ठीक है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन अभी तक जो पढ़ाया है वो आप ध्यान रखिएगा, तो मैं कभी कुछ पूछ भी सकती हूँ। वर्कशॉप आगे कंटिन्यू रहेगा क्या मैम? देखते हैं, अभी तो कंटिन्यू रहेगा जब तक खत्म नहीं हो रहा तब तक। मैम ठीक कंटिन्यू है। रखिएगा, बोल दीजिएगा मैम। ठीक ठीक।